दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। चुनाव जीतने के बाद बिहार की जनता को जोर का झटका देने की तैयारी है। जी हां, बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल 2021 से बिजली महंगी हो जाएगी। जी हां, इसके लिए 10 से 20% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बिजली कंपनी तैयार कर रही है। जी हां, 30 नवंबर तक 2021-22 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रस्ताव जमा करेगी। प्रस्ताव तैयार होने के कारण बिजली कंपनी ने 15 दिन की मोहलत मांगी है। पहले से ही बिहार राज्य में बिजली बिल का टैरिफ बहुत ही ज्यादा है दूसरे राज्यों के मुकाबले। यह राजधानी दिल्ली जैसे शहर में भी लिमिटेड 100 यूनिट खपत होने पर बिजली 0 आता है, पर यहां बिहार में बिजली कंपनी का मनमाना रवैया समझ से परे है। जी हां, नीतीश कुमार को यह मुद्दा ध्यान में रखने की बहुत ही जरूरत है। बिहार के कटिहार जिले में दलहन की खेती को लेकर किसानों को जागरूक करने और प्रोत्साहन के बाद भी दलहन की खेती में किसानों की दिलचस्पी नहीं दिख रही है। जी हां, लागत के अनुरूप उत्पादन नहीं मिलने के कारण किसान दलहन की खेती से विमुख हो रहे हैं। फलाफल दलहन की खेती का रकबा साल दर साल सिमटता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि महानंदा तटबंदी के भीतर किसान व्यापक तौर पर दलहन की खेती करते थे। नियुक्त मिट्टी और जलवायु के कारण दलहन की फसल खूब होती थी, लेकिन आधुनिक दौर में इसको लेकर किसानों को प्रोत्साहन नहीं करने और दलहन की फसलों का उत्पादन कम होने के कारण किसान दलहन के बदले मक्का और अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं। दीपावली और छठ के लिए चलाई जा रही 29 पूजा स्पेशल गाड़ियों को यानी कि ट्रेनों को होली तक चलाने की तैयारी है। जी हां, वाणिज्य विभाग ने पिछले सप्ताह ही परिचालन विभाग को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। इस पर जल्द ही मोहर लगाने की उम्मीद है। दशहरा से पहले ही दीपावली और छठ में होने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल बोर्ड की सहमति पर रेल प्रशासन ने मुंबई, दिल्ली, हटिया, कोलकाता, बेंगलुरु के लिए 30 नवंबर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। जी हां, यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखकर वाणिज्य विभाग ने इन सभी पूजा स्पेशल ट्रेनों को मार्च 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करके परिचालन विभाग को भेज दिया है। जी हां, बताया जा रहा है कि 26 नवंबर तक प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी। सुपौल जिला में लगातार बढ़ती आबादी और मोहल्ला के बढ़ते दायरों के बीच सुपौल में तालाबों का वजूद मिटने लगा है। जहां कभी इलाके के तालाबों की लोग पूजा अर्चना करते थे, तालाब उनकी सांस्कृतिक पहचान हुआ करता था, तटबंध पर धार्मिक अनुष्ठान होता था, तालाबों के जल से भोजन, कृषि, स्नान और ध्यान का जुड़ाव था, तालाबों के नाम से गांव की पहचान होती थी। लेकिन अभी ये सब गुजरे जमाने की बात बनकर रह गई है। जी हां, दर्जनों ऐतिहासिक तालाबों का वजूद मिट गया है। शेष बचे हुए तालाब वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर पेयजल के लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन कुआं और तालाब जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों को संवारने की दिशा में कोई भी पहल तक नहीं की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से वाम दल गदगद हैं। जी हां, भाकपा, माले, माकपा और भाकपा ने अब नए सिरे से गठबंधन को तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए इन दलों ने जिला एवं प्रखंड इकाइयों को अहम जिम्मेवारी देने और कार्यकर्ताओं को जनसंघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा है। जी हां, दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में भाकपा ने जिला वार सम्मेलन करने का फैसला किया है, तो वहीं माले भी जिलों में संगठन को जनहित के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसके बाद माकपा और भाकपा को विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। कोसी प्रमंडल में सहकारिता बैंक के अभाव में किसानों और सहकारिता समितियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, अब तक इस इलाके की सहकारी समितियों के बैंकों का सारा काम बेगूसराय जिले के बिहट को ऑपरेटिव बैंक के संपादित करना पड़ता है। जी हां, किसानों और समितियों की यह समस्या अब दूर होने वाली है। जी हां, क्योंकि सुपौल में सहकारिता बैंक खुलने से इस संघर्ष को सुपौल जिले की समितियों को इस संबंध में किया जा रहा है, जबकि अगले वर्ष प्रमंडल के सहरसा और मधेपुरा के अलावा अगल बगल के जिले को भी इस बैंक से जोड़ा जाएगा। जी हां, इससे इलाकों के किसान और सहकारी समितियों को काफी फायदा होगा।
पटना के थानों में डेंगू ने पांव पसार दिया है। जी हां, कई थानों में 1 दर्जन से अधिक जवान और अधिकारी इसकी चपेट में हैं। दीघा के थानेदार मनोज सिंह, 3 अन्य समेत और अफसरों को डेंगू हो चुका है। वहीं पीरबहोर के थानेदार रिजवान खान भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। जी हां, पुलिस लाइन में तैनात कुछ जवानों को भी डेंगू का डंक लगा है। पहले कोरोना और अब डेंगू के डंक से पुलिस महकमा हलकान में है। जी हां, हाल ही में पुलिस लाइन के डीएसपी को भी कोरोना हो चुका था। डेंगू के मद्देनजर सभी थानों को सूचित रहने की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जहां किसी भी जवान की तबीयत खराब होने पर उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह अफसरों ने दे दी है। बीमार जवानों की छुट्टी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बीजेपी सांसद रमा देवी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। जहां रमा देवी शिवहर से बीजेपी के सांसद हैं और पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी रमा देवी ने खुद ट्वीट करके बताया है और उन्होंने जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं उनसे कोरोना टेस्ट करवाने का भी आग्रह किया है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य में नई सरकार का गठन हो चुका है। जी हां, नई पारी में भी पूर्व के पार्टनर भाजपा के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जहां उनके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री एवं 12 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। लेकिन नई सरकार में सीमांचल से एकमात्र नेता उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जबकि पूर्णिया सहित सीमांचल के जिलों में बड़ी संख्या में एनडीए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जहां उनमें कई तो लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। साथ ही एनडीए को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत जुटाने में भी सीमांचल ने अहम भूमिका अदा की है। इसके बावजूद मंत्रिमंडल में यहां के एनडीए नेताओं की अपेक्षा ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। जी हां, राजनीतिक हलकों में भी यहां के नुमाइंदों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। बिहार में धान खरीद जल्द ही शुरू होगी। जी हां, इस बार थोड़ी देर हुई है लेकिन 1 सप्ताह में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए अब तक 51,000 किसानों ने निबंधन करा लिया है। निबंधन की प्रक्रिया धान खरीद के अंत तक चलती रहेगी। जी हां, साधारण धान की कीमत 1868 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बीते वर्ष इस धान की कीमत 1855 रुपए प्रति क्विंटल थी। जी हां, इस तरीके से धान की खरीद में इस बार 53 रुपए की प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। जी हां, राज्य में धान की सरकारी खरीद 15 नवंबर से शुरू हो जाती है। यह अभियान 30 मार्च तक चलता है, लेकिन इस वर्ष चुनाव के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई है। पोषण अभियान के तहत किशनगंज जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। यह योजना के तहत अब छठ घाटों पर आने वाले व्यक्तियों को पोषण का संदेश दिया जाएगा, जिसे लेकर आईसीडीएस निदेशालय के निदेशक ने पत्र जारी करके सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के समय दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र को आधार माने तो राज्य के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की उम्र पिछले 5 साल में दुगुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। जहां उनके द्वारा चुनाव के दौरान दिए जाने वाले एक शपथ पत्र के अनुसार पिछले 5 साल में उनकी उम्र 12 साल की बढ़ोतरी हुई है। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से भाजपा के विधायक हैं। पहली बार उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तारकिशोर प्रसाद ने विभिन्न चुनाव में उम्मीदवार बनने के दौरान अलग अलग शपथ पत्र के माध्यम से उम्र की अलग अलग जानकारी दी है। जी हां, इसके कारण ही ये स्थिति सामने आई है। उन्होंने 2010 में शपथ पत्र के माध्यम से खुद के 49 वर्ष के होने की जानकारी दी थी। जहां वही 2015 के विधानसभा चुनाव में उनकी उम्र में मात्र 3 साल की ही बढ़ोतरी हुई है और ये 52 साल हो गए हैं। अब 2015 से 2020 यानी कि 5 साल बाद बिहार चुनाव के समय उन्होंने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसके अनुसार उनकी उम्र बढ़कर 64 साल हो गई। इस तरीके से 2015 और 2020 के बीच यानी कि 5 साल के अंतराल में उनकी उम्र 12 साल की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं वर्ष 2005 के बाद विधानसभा का अगला चुनाव तो 5 साल बाद यानी कि 2010 में हुआ, लेकिन इस बीच तारकिशोर प्रसाद की उम्र में मात्र 1 साल की बढ़ोतरी हुई। इस बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि बिना मतलब के मेरी उम्र के बारे में तुल दिया जा रहा है। देश में एक तरफ जहां लव जिहाद कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है, बीजेपी शासित प्रदेशों ने लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए फैसला लेना शुरू कर दिया है। जी हां, वहीं दूसरी तरफ बिहार में ऐसे किसी कानून के गठन की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जी हां, बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही बिहार में लव जिहाद कानून बनाए जाने की वकालत कर रहे हो, लेकिन बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जी हां, 2 दिन पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की जरूरत है।
गिरिराज सिंह ने कहा था कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर हमारे धर्म पर चोट किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर जदयू सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। जहां जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने गिरिराज सिंह की इस मांग को यह कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि हमें किसी व्यक्ति के बयान को वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति है और इस पर कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बचता है। जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे जनता दल यूनाइटेड को यह लगता है कि लव जिहाद का मुद्दा उसके लिए मधुमक्खी का छत्ता साबित हो सकता है। अगर इस विवादित मुद्दे पर हाथ डाला तो फिर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने रविवार को शपथ ग्रहण की है। जहां बिहार परिषद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह में कार्यभारी समिति अवधेश नारायण सिंह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत अन्य मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। सबसे पहले नीरज कुमार ने शपथ ली। इसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने दूसरे नंबर पर तो सर्वेश चंद्र कुमार ने तीसरे नंबर पर शपथ ग्रहण की। जहां फिर डॉक्टर एन.के. यादव, नवल किशोर यादव, केदारनाथ पांडे, संजय कुमार सिंह और सबसे आखिर में मदन मोहन झा ने शपथ ली। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 385 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,30,632 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,800 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 97 नए मामले सामने आए हैं। जहां रविवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 350 नए मामले सामने आए हैं। नए मोटर वाहन अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों ने कुछ हफ्तों के लिए पूरे देश में हलचल का माहौल बना दिया था। जहां नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात संबंधित कई नियमों को और अधिक सख्त किया गया है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे नियम के बारे में जिसे उल्लंघन से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। जी हाँ, कार में अत्याधुनिक साउंड सिस्टम लगाना किसी प्रकार का जुर्म नहीं है, लेकिन ड्राइविंग करते समय तेज म्यूजिक बजाना एक तरह का क्राइम है। जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा तेज म्यूजिक बजाते हुए पकड़े जाने पर 100 रुपए का चालान हो सकता है, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जुर्माने की राशि को बढ़ा सकती है। इस मामले में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त भी की जा सकती है। जहां स्कूल अथवा शैक्षणिक संस्थान के आसपास के क्षेत्रों को काफी संवेदनशील माना जाता है। जहां इन जगहों पर अत्यधिक गति सीमा के बोर्ड लगे होते हैं तथा तेज गति से वाहन चलाना वर्जित होता है, यानी कि पाबंदी होता है। ऐसी जगहों पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक पर वाहन नहीं चलाने के सख्त निर्देश होते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि देश भर की मुख्य सड़कों पर पैदल यात्री क्रॉसिंग देखी जा सकती है, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनाई जाती है क्योंकि पैदल चल रहे यात्रियों को सड़क पार करने में आसानी हो सके। कई बार देखा जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लोग गाड़ियों को जेब्रा क्रॉसिंग पर चला देते हैं, जिससे पैदल चल रहे लोगों को सड़क पार करने में असुविधा होती है। जहां उसके बाद आपको बता दें कि भारत में भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर अक्सर लोग फुटपाथ पर गाड़ियां चलाते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ दोपहिया चालक ट्रैफिक जाम के दौरान समय बचने के लिए गाड़ियां फुटपाथ पर ले जाते हैं। इसके कारण फुटपाथ पर चल रहे लोगों से टकराव की स्थिति बन जाती है और दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद आपको बता दूं कि प्रेशर हॉर्न का उपयोग करना, अगर आप ये प्रेशर हॉर्न उपयोग करते हैं तो आपका चालान कट सकता है। उसके बाद फिर आपको बता दूं कि हाई स्पीड वाली सड़कों पर लेन बदलना दुर्घटना को बुलावा दे सकता है। जी हां, हाई स्पीड सड़कों पर लगातार लेन बदलने से पीछे से आ रही गाड़ियों से टकराव का खतरा बना रहता है। जी हां, आपको उसके बाद बता दूं कि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का चालान का प्रावधान है। अंत में आपको बता दूं कि गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना अपने आप में एक अपराध है। इसलिए सड़क पर रेस लगाना आपको परेशानी में डाल सकता है। न केवल किसी को ओवर स्पीड के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, बल्कि रेस ड्राइविंग और अन्य अपराधों के लिए भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जहां रेसिंग और संबंधित गतिविधियों में शामिल होने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त की जा सकती है। बिहार में ठंड की दस्तक हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पछिया हवा से बिहार में कपकपी बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि आईएमडी पटना ने 21 नवंबर से तापमान गिरने का पूर्वानुमान जारी किया था। जी हां, जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटे में तेजी के साथ तापमान में गिरावट होगी। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ से आसमान में बादल छाए रहेंगे। जी हां, लेकिन जैसे ही बादल हटेंगे ठंड में काफी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि
कि नवंबर के अंतिम 2-3 दिन या फिर दिसंबर प्रथम सप्ताह में हिमालय के क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आपको बता दें कि नवंबर में रात का तापमान 13 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है, जहां बहुत जल्द 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार बिहार में काफी ठंड पड़ सकती है। दिसंबर प्रथम सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। जहां अगर आप बिहार में रहते हैं तो फिर आप ठंड से बचने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले समय में कपकपी बढ़ सकती है। बिहार के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम तेजी के साथ हो रहा है। जहां इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राज्य में जमीन सर्वे के साथ साथ भू सर्वेक्षण का भी काम किया जाएगा, जहां इससे राज्य में रहने वाले लोगों को कई तरह के फायदे होंगे। खबर के मुताबिक बिहार भू सर्वेक्षण में जमीन उसके लगान के साथ ही कृषि योग्य भूमि भी पूरी जानकारी होगी। जहां साथ ही साथ इसमें कृषि योग्य भूमि के लिए किस नदी, झील, तालाब या फिर कुएं से जल लिया जाता है उसकी भी जानकारी होगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा यदि वह किसी अन्य स्रोतों से पानी लेते हैं तो फिर इसकी भी जानकारी होगी। जी हाँ, जमीन के लिए तय आवागमन का रास्ते की भी सूचना होगी। साथ ही साथ किस गांव में कितने सरकारी जमीन है उसकी भी डेटा तैयार की जाएगी। जी हाँ, वही जमीन सर्वे के दौरान नया खतियान बनाया जाएगा और जमीन का नक्शा तैयार किया जाएगा। जी हाँ, इससे राज्य में जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाएगी और राज्य के लोगों को इससे काफी लाभ भी प्राप्त होगा। सरकारी आदेश के मुताबिक ये काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। नवंबर महीने में सब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। जी हां, आलू, प्याज और हरी मटर रसोइयों के बजट से बाहर जा रही है। पंजाब से नया आलू बाजार में आ भी गया है। इसके बावजूद भी पुराने आलू के नखरे अभी तक ढीले नहीं हुए हैं। पुराना और नया चिपसुना आलू दोनों ही बाजार में महंगे हैं। कम पसंद किए जाने वाला 3797 प्रजाति का आलू भी 40 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। यह माना जा रहा था कि पंजाब से नया आलू आने के बाद दाम नीचे आएगी, लेकिन लोगों की पसंद रहने के मुख्य तीनों किस्मों के आलू की दरें आसमान पर हैं। प्याज भी 60 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। सर्दियों की मुख्य फसल हरी मटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। शिमला मिर्च 80 रुपए और टमाटर 50 रुपए प्रति किलो तक है। सब्जी मंडी के आड़ती और फुटक्कर दुकानदारों का कहना है कि पंजाब से नया आलू की खेप पर्याप्त मात्रा में नहीं आई है। आवक बढ़ने पर दाम गिरने की उम्मीद है। गंगा नदी में विक्रमशिला सेतु के बगल में बनने वाले पुल के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जी हां, जमीन अधिग्रहण के लिए रैयतों को नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद अगर कहीं से कोई दावा आपत्ति नहीं आती है तो फिर रैयतों की जमीन का मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को दिल्ली में से ऑनलाइन शिलान्यास कर चुके हैं। इसके निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में काम तेजी के साथ किया गया है। जी हां, रैयतों से जमीन प्राप्ति के बाद निर्माण कार्य शुरू करने में ज्यादा देर नहीं होगी। मोदी सरकार देश के डॉक्टरों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, जिससे मेडिकल समुदाय से जुड़े लोग भी हैरान हैं। इस फैसले के मुताबिक अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकते हैं। जी हां, सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के पीजी छात्रों को सर्जरी करने की इजाजत दे दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के डॉक्टर हड्डी रोग, नेत्र विज्ञान, नाक, कान, गला और दांतों से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे। जहां वहीं दूसरी ओर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अध्यक्ष ने कहा है कि आयुर्वेद संस्थानों में ऐसी सर्जरी पिछले 25 सालों से होती आ रही है। नोटिफिकेशन सिर्फ यह स्पष्ट करता है कि यह सर्जरी वैध है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। जी हां, इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से से पटना 4 घंटों में पहुंचा जा सकता है। करीब 7200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर लंबी में इस एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसका निर्माण मार्च 2021 के बीच शुरू होने और करीब 30 महीनों में पूरा होने की संभावना है। दोस्तों, यदि आप बिहार के हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार बनने के बाद ही युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता भी खुल गया है। ऐसे में बिहार में 9 विभागों में जबरदस्त बहाली हो रही है। इसके लिए आपको जरूरी अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे विभाग में जिसमें आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक प्रधान अध्यापक के 18 पद हैं। नंबर दूसरा, बिहार पुलिस में स्टेनो ने 133 पद मांगा है। जहां नंबर 3, कॉम्फेड में 39 जूनियर टेक्नीशियन। नंबर 4, सहायक प्रधान अध्यापक गणित के 126 पद। नंबर 5, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 8415 पद। नंबर 6, नगर विकास एवं आवास विभाग में 442 पद। नंबर 7, IGIMS में सीनियर रेजिमेंट के 60 पद। नंबर 8, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में शिक्षक के 33,000 पद। नंबर
नंबर 9, हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से प्रखंड अकाउंटेंट के 472 पद। जी हां, आप अपने इच्छा अनुसार जिस पद के लिए चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब के किसान संगठनों ने आम लोगों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। जहां किसान संगठनों ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर से हुई बैठक के बाद फैसला लिया है कि वे 23 नवंबर 2020 से रेल रोको आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। किसानों के इस फैसले से पंजाब में एक बार फिर से यात्री ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि किसानों ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे फिर से प्रदर्शन करेंगे। बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता और विपक्ष दोनों ने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। जी हां, इस दौरान पार्टियों ने रिक्तियों की संख्या करीब 4.5 लाख बताई थी। विपक्ष के चुनावी अभियान की बुनियाद ही सरकारी नौकरी थी। जी हां, ऐसे में अब नवनिर्वाचित नीतीश सरकार युवाओं को नए साल पर नौकरियों की सौगात देने वाली है। बिहार में नए साल में करीब 1,53,887 पद भरे जाएंगे। जी हां, ये तो केवल 6 विभागों का मोटा हिसाब है। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया और उसमें सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की भी बात हो गई है। इस दौरान 3 लाख नए शिक्षकों के अलावा स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक के 1 लाख लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शासन की कमान संभालते ही इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। यह सामान्य प्रशासन विभाग तो रिक्तियों को लेकर बाजप्ता आदेश भी जारी कर चुका है। इधर विभागों ने भी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कई वैकेंसी भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर आरोप पत्र गठित करने की तैयारी चल रही है। जहां सहायक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति घोटाले में मेवालाल चौधरी मुख्य आरोपी हैं। इनके अलावा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी डॉक्टर M.K. वाघवानी सहित कई अन्य भी चार्जशीट के जद में है। पुलिस प्रशासन ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालय को मामले की अदंता जानकारी उपलब्ध करा दी है। जहां मामले में अमित कुमार और राजभवन वर्मा पर पहले ही आरोप पत्र गठित हो गया है। यह गिरफ्तारी के बाद जेल भी भेजे गए थे। BAU मामले के पूर्व अनुसंधानकर्ता DSP रमेश कुमार ने उस वक्त ये साफ कर दिया था कि मामले में 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। CM से लेकर मंत्रियों तक सभी के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। साथ ही नई सरकार में शामिल लोग अपने कार्य भी संभाल लिए हैं। जी हां, लेकिन RJD को अभी भी बिहार में सरकार बनाने की उम्मीद है। RJD की तरफ से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। RJD नेता अमरनाथ गामी ने CM नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ आने का ऑफर दिया है। जी हां, गामी ने कहा है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आना चाहिए और केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। साथ ही गामी ने कहा है कि बिहार में ज्यादा दिन तक NDA सरकार चलने वाली नहीं है। पहले ही बॉल पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी को हिट विकेट कराने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव न सिर्फ उत्साह में हैं बल्कि उनके हौसले भी बुलंद हो गए हैं। जी हां, अब उन्होंने प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से अशोक चौधरी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने लिखा है कि साहित्य चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नेताजी के मुकुटमणि JDU के कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी जालसाजी का आरोप है। CBI जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। कोरोना महामारी के वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की मॉडर्ना इन नाम की कंपनी ने वैक्सीन बना ली है। जहां कंपनी का दावा है कि जो मरीजों को दवा दी गई है उसके परिणाम 94.5% सही साबित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मॉडर्ना इन कंपनी ने दावा करते हुए कहा है कि कोरोना इलाज के लिए हमारी वैक्सीन 94% सफल है। इस वैक्सीन की एक खुराक के लिए सरकार से 25 से 37 अमेरिकी डॉलर यानी कि 1854 से 2744 रुपए से ले सकती है। जी हां, अमेरिकी मॉडर्ना इंक ने अपने एक बयान में दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन को बना लिया है जो मरीजों को ठीक कर रही है। दोस्तों, अगर आप भारत सरकार की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि भारतीय यूरेनियम निगम में कई पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी हां, भारतीय यूरेनियम निगम के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं पास के साथ साथ IIT होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 20 नवंबर 2020 तय की गई है। जी हां, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2020 तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु में
छूट की जानकारी के लिए ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जी, इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट बता रहे हैं और ये वेबसाइट है www.ucil.gov.in। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।